नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन देखेंगे, कैसे बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भैया स्टार्ट करते हैं। तो एक रिवीजन है, रिवीजन के थ्रू हम फटाफट देख लेते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। फॉर्मेशन ऑफ INC एंड ए इंपोर्टेंट सेशन। हम फॉर्मेशन ऑफ INC देखेंगे और इंपोर्टेंट सेशन कौन से थे INC के वो देखेंगे। आफ्टर द रिवोल्ट 1857 के बाद लॉट्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर मेड। काफी सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया इन 1870 से 80 तक। सम इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी? पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। देखो इंपोर्टेंट सेशन के ऊपर ना INC के जो इंपोर्टेंट सेशन थे उनके ऊपर अलग से एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो ये तो थी सम इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, पूना सार्वजनिक सभा। इसके बारे में मैंने आपको और भी डिटेल में पहले वाली वीडियो में बताया है कि INC बनने से पहले का थोड़ा सा जो बैकग्राउंड था वो मैंने पहले वाली वीडियो में थोड़ा सा बताने की कोशिश किया है रिवीजन पर्पज। अब देखो भैया, बिफोर द INC फॉर्मेशन ऑल ऑर्गेनाइजेशन वर स्टार्टेड एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बट दीज ऑर्गेनाइजेशन वर हैंडल्ड ओनली लोकल इश्यूज वर्किंग लाइक ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। देखो भाई, बात ऐसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई वो स्टार्ट तो हुई एज ए नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो सब ऑर्गेनाइजेशन अपने आसपास के लोकल इश्यू सुलझाने में ही रह गई और अल्टीमेटली एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह वो सब काम कर रही थी। क्योंकि होता क्या था ना, आसपास के जो लोग होते थे, उनके जो मसले होते थे, उनकी जो समस्याएं होती थी, उनको लेके वो वहां पे उन ऑर्गेनाइजेशन के पास पहुंच जाते थे। इन जनरल हम कह सकते हैं ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना, ये वर्किंग एज ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एरिया, मतलब एक अपने रीजन में वो काम कर रही थी। इन ऑर्गेनाइजेशन का जो एजेंडा था वो रीजनल बन चुका था। और दूसरी साइड, अनदर साइड, British government passing law, and in these laws British face like racial and dictator rule clear showed। मतलब ये है कि दूसरी तरफ, एक साइड में तो ये अपनी रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये चल रही थी, दूसरी साइड में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक पे एक लॉ पास करती जा रही थी, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रेशियल और डिक्टेटर एटीट्यूड था वो साफ दिख रहा था और देश में गुस्सा बढ़ रहा था। एंड एंगर इन कंट्री इंक्रीज डे बाय डे। और अब यहाँ पे एक जरूरत थी, नीड वन ऑर्गेनाइजेशन विच कैन रिप्रेजेंट कंप्लीट इंडिया। अब जरूरत थी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जो कि एक रीजन की नहीं बल्कि पूरे इंडिया की बात करे, एंड वर्क एज ए नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइट विद ब्रिटिश इन देयर लैंग्वेज। मींस एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनकर अंग्रेजों से उनकी भाषा में लड़े। ब्रिटिश गवर्नमेंट 3 एक्ट दैट इंडिया डिसाइड कांट बी टॉलरेट एनी मोर। ब्रिटिश गवर्नमेंट के वो 3 एक्ट जिनकी वजह से इंडिया ने फाइनली ये डिसाइड कर लिया था कि अब और बर्दाश्त नहीं किया जाता और टॉलरेट नहीं किया जाएगा, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनानी ही पड़ेगी। और वो 3 एक्ट कौन से थे? वर्निकुलर एक्ट 1878, आर्म्स एक्ट 1878 और इल्बर्ट बिल 1884। अब इन बिल्स में क्या था, इनके ऊपर इसकी तो मैंने सेपरेट वीडियो डाल दी है, इन दोनों की ओर डाल दूंगा, फिर आइडिया हो जाएगा कि वर्निकुलर एक्ट 1878 क्या था, आर्म्स एक्ट 1878 क्या था। दिस लेड टू फॉर्मेशन ऑफ INC। इन एक्ट की वजह से अब कि भैया बर्दाश्त नहीं होता, अब तो INC बनानी पड़ेगी। दिस 3 एक्ट वर्क लाइक घी इन फायर। मतलब ये जो तीनों एक्ट, इन तीनों एक्ट की वजह से आग में घी डालने वाला जो काम था वो इन तीनों एक्ट ने कर दिया था। और इसी के चलते देश में सभी इंटेलेक्चुअल ने मिलकर 1885 में INC पार्टी का, कांग्रेस पार्टी को एस्टेब्लिश किया। एंड फॉर दिस ऑल इंटेलेक्चुअल मेक INC इन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया 1885 में। फाउंडर ऑफ INC रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ऑफिसर था कौन? A.O. ह्यूम। और A.O. ह्यूम ने सभी इंटेलेक्चुअल को इकट्ठा करके INC का गठन किया। अब कांग्रेस का फाउंडर ही एक रिटायर ऑफिसर था, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेशन पे सवाल तो उठने ही उठने थे भाई। अब सवाल उठेंगे तो भैया 2 थ्योरी थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों बनी, कैसे बनी। 2 थ्योरी है, एक तो नेशनलिस्ट थ्योरी है, एक सेफ्टी वॉल थ्योरी है। अभी तक जो भी हमने पढ़ा, जो भी डिस्कस किया, वो एक नेशनलिस्ट थ्योरी है, ठीक है। मतलब क्या है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी एक रीजन की बात ना करे, रीजन का नहीं पूरे इंडिया की बात करे, और एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनके उन्हीं की भाषा में ब्रिटिशर से बात करे, उन्हीं से लड़े। अब बात आ जाती है GK गोखले का। GK गोखले, गांधी जी इनको अपना आइडियोलॉजिकल गुरु मानते थे। अब इन्होंने क्या किया, इस नेशनलिस्ट थ्योरी को सपोर्ट करते हुए कहा कि अगर इस INC का फॉर्मेशन कोई इंडियन करता तो ब्रिटिशर्स इसको सरप्रेस कर देते, खत्म कर देते। मतलब ये सीधी बात कर रहे हैं कि अगर INC की फॉर्मेशन को इंडियन करता ना, तो भैया ब्रिटिशर्स क्या है, इसको खत्म कर देते, इसको सरप्रेस कर देते। अब इसका फॉर्मेशन ही किसने किया? A.O. ह्यूम ने। ये कौन थे? रिटायर सिविल ऑफिसर थे, ठीक है, ये ब्रिटिशर थे,
इन्होंने ही इसका फॉर्मेशन किया, सभी जो इंटेलेक्चुअल इंडियंस थे उनको साथ लेके आए, तब जाके आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ। अब बात आती है सेफ्टी वॉल थ्योरी की। देखो भाई सेफ्टी वॉल थ्योरी क्या थी, हम देखो भाई लॉर्ड डफरिन वायसराय थे 1884 तक, 1884 से 1888 तक। अब जो ये सेफ्टी वॉल थ्योरी थी ना, इसमें हम इसको अगर एग्जाम्पल से समझे तो भी ठीक है, नहीं एग्जाम्पल से नहीं, हम सीधा ही समझते। देखो यहाँ पे उस टाइम पे रूल क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट और लोग। ब्रिटिश गवर्नमेंट से स्टार्टिंग से ही लोगों को प्रॉब्लम थी कि भैया इनकी पॉलिसीज को लेके या चाहे इनके बिहेवियर को लेके, क्योंकि इंडियंस में गुस्सा बढ़ता ही रहता था इनकी पॉलिसीज को लेके। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जो ये सेफ्टी वॉल थ्योरी की तरह जो ये कांग्रेस के लीडर है ना, ये उनकी बात सुने और लोगों को शांत करवा दे उनकी पॉलिसीज को लेके। मतलब कोई भी अगर ऐसा मुद्दा उठे तो आईएनसी के लीडर क्या है, कांग्रेस के लीडर क्या है, इनको शांत करवा दे। और अगर शांत ना कर पाए और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ गुस्सा ज्यादा ही बढ़ जाए तो उनकी जो भी प्रॉब्लम है, उनकी जो भी समस्याएं हैं वो ब्रिटिशर्स तक पहुंचाएं। भाई किस तरह की सिचुएशन है, क्रिटिकल सिचुएशन है, लोगों में भाई गुस्सा ज्यादा है, समस्या ज्यादा है, तो ये आईएनसी लीडर क्या है, उनकी समस्याओं को ब्रिटिशर्स तक पहुंचा सके। क्योंकि भैया अगर ज्यादा सिचुएशन खराब हो गई तो ब्रिटिशर्स को ये डर था कि इनका गुस्सा फिर से एक बड़ा रिवोल्ट ना करवा दे, जैसे 1857 का रिवोल्ट हुआ था। तो उस ऐसा रिवोल्ट दोबारा ना हो, उसको रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या प्लान करती है, ये सेफ्टी वॉल थ्योरी की तरह, मतलब ये जो आईएनसी के लीडर हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, ये काम करें कि अगर लोगों में गुस्सा बढ़े तो उस गुस्से को शांत करवाए, ज्यादा ही गुस्सा बढ़ गया तो उनकी समस्याओं को हमारे पास लेके आए ताकि उनके गुस्से को शांत कर सकें। और दूसरी चीज ये है, अगर आईएनसी के लीडर ऐसे काम करेंगे, जो पीपल्स की आवाज है, जो उनकी समस्याएं हैं, उनको ब्रिटिशर्स तक पहुंचाएंगे, तो एक तो भाई ब्रिटिशर्स के लिए भी क्या है, फायदेमंद है। तो बीच में ये वो काम करें कि इनका गुस्सा ठंडा कराएं और अगर ज्यादा ही गुस्सा बढ़ जाए तो उनकी समस्याओं को ब्रिटिशर्स तक पहुंचाएं और लोगों को ये उम्मीद रहे कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ काम कर रही है। और आईएनसी क्या है, वो अपने जो भी तरीके हैं, तौर तरीके से आगे अपने कामों को बढ़ाती रहेगी और लोग अपने कामों में बिजी रहेंगे। वो लोग दोबारा से 1857 जैसा रिवोल्ट ना कर बैठे, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन आईएनसी लीडर को चुना कि भैया ये बीच में काम करेंगे एज ए सेफ्टी वॉल। तो ये थी सेफ्टी वॉल थ्योरी। अब बात आ जाती है भैया लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय ने इस सेफ्टी वॉल थ्योरी का जिक्र, इस टर्म का जिक्र अपने न्यूज़पेपर यंग इंडिया में किया था इन 1916 में। अब हम बात करते हैं एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट की। भैया जो ये आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ, इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, मतलब स्टार्टिंग मतलब कि इसके बारे में कि कैसे इसको बनाया जाएगा, किस टाइम इसकी मीटिंग होगी, वो सारी चीजें कैसे होती है कि दिसंबर 1884 में ए मद्रास में एक प्राइवेट मीटिंग बुलाते हैं जिसमें 17 लोग शामिल होते हैं। और इस मीटिंग में जो ये दिसंबर 1884 में बुलाई गई थी, इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि भाई चलो एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम क्या होगा, आईएनसी। स्टोरी देखते रहो, स्टोरी के हिसाब से समझते रहो, ठीक है। और उस टाइम पे आईएनसी बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ज्यादा से ज्यादा जो एजुकेटेड इंडियन है एक साथ आए और ब्रिटिश गवर्नमेंट और ये जो एजुकेटेड इंडियन है, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इनके बीच में एक पॉलिटिकल डायलॉग शुरू हो जाए। अब 17 लोग आए थे तो ये तो बहुत कम थे, तो इन लोगों ने सोचा कि ये साल मतलब 1884 तो भैया निकल चुका है, अब अगले साल दिसंबर में 1885 में लास्ट के जो 3 दिन है, जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग, पढ़े लिखे लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहते हैं, वो सब पुणे में, कहां पे, पुणे में आए और वहां मिलके आगे की जो भी स्ट्रेटेजी होगी उसको डिस्कस किया जाएगा। बट पुणे में हैजा फैला हुआ था, यहाँ पे क्या है, हैजा फैला हुआ था, जिसके कारण लास्ट मोमेंट पे ये जो लोकेशन है ये चेंज करके कहां पे कर दी, मुंबई। इसलिए दिसंबर 1885 में जो फर्स्ट सेशन है कांग्रेस का वो ऑर्गेनाइज किया गया। और कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया, इन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह का एमसीक्यू बन जाता है, जिसमें 72 लोग आए थे, ठीक है। इस सेशन में, फर्स्ट सेशन में कितने लोग आए थे, ओनली 72 पीपल। और इस मीटिंग के लिए ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स को पता नहीं था, लॉर्ड डफरिन को पता नहीं था, उनको बिल्कुल पता था। उनसे परमिशन, जो वायसराय है लॉर्ड डफरिन, उनसे परमिशन ले ली थी ए होम ने पहले ही। तो सिंपल सी बात ये है कि लॉर्ड डफरिन को इन सब चीजों के बारे में कि ऐसे ऐसे मीटिंग बुलाई जा रही है, इंडिया इंटेलेक्चुअल लोग बैठेंगे, इन सब बातों का उनको पता था। इस सेशन में कितने लोग आए, टोटल 72 लोग आए। और मोस्टली कौन थे, वो लोग लॉयर्स थे। और इन 72 लोगों में कोई भी महिला सदस्य नहीं थी। और इस फर्स्ट सेशन में ए ह्यूम ने बताया कि हम यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए, ऑब्जेक्टिव बताया गया। और ये डिसाइड किया गया कि हर साल जो ये सेशन होगा, ये दिसंबर के लास्ट जो 3
डे होंगे उसमें इसको करवाया जाएगा। डेलीगेट्स विल वोट टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द सेशन। हर एक सेशन के स्टार्ट में डेलीगेट्स वोटिंग के बेस पर उस पर्टिकुलर सेशन का प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। मतलब जितने भी जो मेंबर आएंगे ना, तो उन मेंबर्स में से ही एक क्या प्रेसिडेंट को डिसाइड किया जाएगा कि वोटिंग के हिसाब से कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा इस सेशन के लिए। और ये भी कंपलसरी किया गया कि डिस्कशन ऑन नेशनल इश्यू ओनली। मतलब क्या है, उस सेशन में नेशनल इश्यू पे ही डिस्कशन होगा और एंड में क्या होगा, डिस्कशन के बेसिस पर कुछ रेजोल्यूशन पास होंगे। मींस डिस्कशन किए हुए इश्यूज पर कांग्रेस क्या करने वाली है ये डिसाइड होगा उस सेशन के एंड में। और नेक्स्ट सेशन मींस अगले साल तक कांग्रेस उस रेजोल्यूशन पर काम करेगी। जो भी डिमांड्स हैं उस रेजोल्यूशन में वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखेगी, उनसे मनवाने की कोशिश करेगी। ये बात बोलेगी सेशन के एंड में। और ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए आईएनसी ने एक मॉडल तैयार किया और मॉडल का नाम क्या था, पीपीपी मॉडल। इसमें क्या था, पहले प्रे करो, फिर पिटीशन डालो और उसके बाद प्रोटेस्ट करना है। आईएनसी ने जो पीपीपी मॉडल है इसको चूज इसलिए किया क्योंकि ये जो अर्ली नेशनलिस्ट थे ना, जो इस सेशन में आए थे 72 लोगों में, इन लोगों का मानना था कि इन लोगों का ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा सा भरोसा ज्यादा ही था। और भरोसा ये था कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने ये अपनी डिमांड्स रखेंगे तो ये आराम से उनसे अपनी जो डिमांड्स है वो फुलफिल करवा लेंगे बिना किसी खून खराबे के। तो ये सारी स्टोरी तो थी आईएनसी फॉर्मेशन की। इवन का लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्या था सेशन में, क्या बात हुई, क्या डिस्कशन होना है एंड में, क्या रेजोल्यूशन पास होंगे। भाई जिस मुद्दों के ऊपर उनकी बात हुई है उसके बेसिस पे रेजोल्यूशन पास होंगे। नेक्स्ट साल तक मतलब नेक्स्ट सेशन तक उन रेजोल्यूशन पे काम किया जाएगा। अपनी जो डिमांड्स है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से फुलफिल करवाई जाएंगी। उसके बाद है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुंबई सेशन। जो ये पहला सेशन हुआ इसके प्रेसिडेंट कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, मतलब फेमस लॉयर थे ये। आईएनसी पास 9 रेजोल्यूशन पास किए इस फर्स्ट सेशन में। और जो 3 मेन रेजोल्यूशन थे वो क्या थे, रिड्यूस मिलिट्री एक्सपेंडिचर, सिविल सर्विस एग्जाम शुड बी कंडक्टेड इन इंडिया एज वेल। ये जो एग्जाम है ना, सिविल सर्विस एग्जाम, ये ब्रिटेन में ही कंडक्ट करवाया जा रहा था, इंडिया में नहीं। इंडिया से लोग जाते वहां पे अपना एग्जाम दे के आते। तो यहाँ पे ये डिमांड की गई कि भाई सिविल सर्विस एग्जाम ब्रिटेन में नहीं इंडिया में भी कंडक्ट करवाओ एज वेल। और थर्ड क्या था, जो मेन जो रेजोल्यूशन थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड बी स्टेप फॉर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बनाया जाए और सिंध और अवध में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया जाए। ये सारी डिमांड थी इस रेजोल्यूशन में, किससे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। उसके बाद है लॉर्ड डफरिन, आईएनसी इज ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। अब लॉर्ड डफरिन ने ये बात क्यों बोली, देखो भैया हमने पहले ही पीछे देखा कि लॉर्ड डफरिन की परमिशन से ही ए होम ने ये फर्स्ट सेशन कंडक्ट करवाया था। उनको पता था, ठीक है, उनको सब सारी जानकारी, जो भी एक्टिविटी हो रही थी उन सब की खबर थी। वो पहले इन सब चीजों को न्यूट्रल तरीके से, न्यूट्रल होके देख रहा था। और जैसे ही उसे इन रेजोल्यूशन के बारे में पता चला ना, 9 रेजोल्यूशन उसके पास पहुंचे तो उसका दिमाग खराब हो गया। वो बोला कि ये जो आईएनसी है ना, ये पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती ही नहीं है, कि जो ये 70-80 लोग हैं ये पूरे देश को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। बात ये थी ना लॉर्ड डफरिन की, ये 9 रेजोल्यूशन देख के उसकी आंख खुल गई। तो उसने क्या बोला कि भैया ये लोग जो 70-80 लोग हैं ये सेशन में बैठे हैं, ये लोगों से जुड़े हुए नहीं हैं। लॉर्ड डफरिन ने आईएनसी को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी बोल के रिजेक्ट कर दिया। तो हमने इसमें देखा आईएनसी का फॉर्मेशन देखा, नेशनलिस्ट थ्योरी देखी, सेफ्टी वॉल थ्योरी देखी, ठीक है, फर्स्ट सेशन में क्या हुआ, कितने रेजोल्यूशन पास हुए, लॉर्ड डफरिन ने जो वॉइसर थे उन्होंने इसके ऊपर क्या स्टेटमेंट दी। तो ये हमने एक बेसिक सा आइडिया ले लिया आईएनसी का एक रिवीजन पर्पज से। होप आपको एक बेसिक सा आइडिया हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।